नमस्कार। कभी सोचा है कि एक ही राज्य में एक तरफ तो विशाल रेगिस्तान हो, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और साथ में लहलहाते उपजाऊ मैदान भी? ये सब एक साथ कैसे हो सकता है? तो चलिए, आज हम राजस्थान के इसी भौगोलिक जादू को परत दर परत समझने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, राजस्थान के भू आकृतिक प्रदेश। चलिए इस अनोखे सफर पर चलते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के भूवैज्ञानिक इतिहास से, फिर एक एक करके चारों डिविजन्स को समझेंगे: पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार। और हाँ, आखिर में एग्जाम में आने वाले सबसे जरूरी शब्दों का एक रैपिड रिवीजन भी करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से ये टॉपिक दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। राजस्थान की आज की ज्योग्राफी को समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, उस वक्त जब पृथ्वी का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। तो बात है 1912 की। एक वैज्ञानिक थे, एल्फ्रेड वेगेना। उन्होंने एक थ्योरी दी कि प्राग ऐतिहासिक काल में दुनिया के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। इस सुपर कॉन्टिनेंट को उन्होंने नाम दिया पैंजिया। फिर समय के साथ ये पैंजिया दो बड़े हिस्सों में टूट गया। उत्तरी भाग बना अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग बना गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच जो विशाल समुद्र बना, उसे कहा गया टेथिस सागर। बस यहीं से राजस्थान की कहानी शुरू होती है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कनेक्शन है जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है। राजस्थान के दो प्राचीन हिस्से, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती का पठार, ये दोनों गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। और जो हमारे नए हिस्से हैं, विशाल पश्चिमी मरुस्थल और उपजाऊ पूर्वी मैदान, ये टेथिस सागर के अवशेषों से बने हैं। ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो इनका निर्माण किस क्रम में हुआ, ये टाइमलाइन देखिए। सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन काल में दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली का निर्माण हुआ। उसके बहुत बाद क्रिटेशियस काल में हाड़ौती का पठार बना और सबसे आखिर में प्लाइस्टोसीन काल में पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? अरावली। और सबसे नवीन पश्चिमी मरुस्थल। ये क्रम याद रखना है। 1994 में डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना ने राजस्थान को इन 4 मुख्य भौतिक प्रदेशों में बांटा। और ये टेबल आप समझिए इस पूरे टॉपिक का मास्टर समरी है। इसे जरा ध्यान से देखिए। पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, 61.11%, और राज्य की 40% आबादी यहीं रहती है। अरावली सिर्फ 9% क्षेत्रफल पर 10% आबादी। और अब पूर्वी मैदान को देखिए, 23% क्षेत्रफल पर 39% आबादी, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी यहीं है। सोचिए, राज्य के सिर्फ 23% हिस्से पर लगभग 40% लोग रहते हैं। और आखिर में हाड़ौती पठार, 6.89% क्षेत्रफल पर 11% आबादी। मिट्टी और जलवायु भी बिल्कुल अलग-अलग हैं, जो हम आगे विस्तार से देखेंगे। चलिए, अब राजस्थान के सबसे बड़े और सबसे प्रमुख भौतिक प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या थार मरुस्थल। ये चार्ट देखिए, ये कितना विशाल है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% हिस्सा, यानी आधे से कहीं ज्यादा राजस्थान तो बस मरुस्थल ही है। और दिलचस्प बात यह है कि इतने बड़े और कठिन इलाके में राज्य की 40% आबादी रहती है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मरुस्थल भी है। अब इस विशाल मरुस्थल को हम पढ़ने और समझने के लिए 2 भागों में बांटते हैं। और इसका आधार क्या है? बारिश। 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, जिसे आइसोहेट भी कहते हैं, इसे 2 हिस्सों में विभाजित करती है। जहां 0 से 25 सेंटीमीटर बारिश होती है, वो है शुष्क मरुस्थल या एरिड रीजन। और जहां 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, वो है अर्ध शुष्क मरुस्थल या सेमी एरिड रीजन। अब अगर हम सिर्फ शुष्क मरुस्थल को देखें, तो ये भी 2 तरह का है। पहला है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, जो कुल शुष्क क्षेत्र का 41.50% है। ये वो इलाका है जहां रेत के टीले नहीं हैं, बल्कि एक चट्टानी पथरीला मरुस्थल है, जिसे हमादा कहते हैं। दूसरा है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, 58.50% हिस्सा। ये वो इलाका है जिसे हम असल में रेगिस्तान के रूप में इमेजिन करते हैं, मीलों तक फैले रेत के टीले, जिसे एर्ग कहा जाता है। ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बालू का स्तूप यानी रेत के टीले कई तरह के होते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। बरखान,
ये आधे चांद जैसे होते हैं और सबसे ज्यादा गतिशील और विनाशकारी माने जाते हैं। अनुदैर्घ्य, ये हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं और सबसे ऊंचे होते हैं। अनुप्रस्थ, ये हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। पैराबोलिक, इनकी शेप महिलाओं के हेयरपिन जैसी होती है और ये बरखान के ठीक उल्टे होते हैं। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तारानुमा, जहां हवा की दिशा बार बार बदलती है वहां तारे के आकार के ये स्तूप बनते हैं। और स्क्रब का पीस, ये झाड़ियों के सहारे बनने वाले सबसे छोटे बालू का स्तूप है। शुष्क मरुस्थल के बाद अब अर्धशुष्क मरुस्थल की बात करते हैं। इसे हम 4 उपप्रदेशों में बांटते हैं। सबसे उत्तर में घग्गर बेसिन, फिर शेखावाटी प्रदेश, उसके बाद नागौर उच्च भूमि और सबसे दक्षिण में लूनी बेसिन, जिसे गोडवाड़ प्रदेश भी कहते हैं। नागौर उच्च भूमि में खास जगह है जिसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी। ये नागौर के जायल से लेकर अजमेर के पुष्कर के बीच का वो एरिया है जहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस पानी को पीने से लोगों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और शरीर में कुबड़ निकल आता है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया है। मरुस्थल की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है लाठी सीरीज। ये जैसलमेर में पोखरन से मोहनगढ़ तक फैली एक 60 किलोमीटर चौड़ी भूगर्भीय जलपट्टी है। ऐसा माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष है। इस क्षेत्र में बहुत पौष्टिक सेवण घास उगती है और इसकी खोज काजरी संस्थान यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर ने की थी। चलिए अब मरुस्थल से निकलकर राजस्थान के दूसरे भौतिक प्रदेश की ओर चलते हैं, प्राचीन अरावली पर्वतमाला, जिसे राजस्थान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। अरावली का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये सचमुच राजस्थान की लाइफलाइन है। देखिए कैसे ये एक महान जल विभाजक का काम करती है। ये मरुस्थल को पूरब की ओर बढ़ने से रोकती एक दीवार है। बनास, लूनी, साबरमती जैसी कई नदियों का उद्गम स्थल है। ये धात्विक खनिजों का भंडार है और यहाँ जबरदस्त जैव विविधता पाई जाती है। पढ़ने में आसानी हो इसलिए हम अरावली को 3 भागों में बांटते हैं। उत्तरी अरावली, जो खेतरी से सांभर तक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सीकर में रघुनाथगढ़। मध्य अरावली, जो सांभर से देवगढ़ तक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है टौडगढ़। और फिर आती है दक्षिणी अरावली, जो देवगढ़ से सिरोही तक है। ये सबसे चौड़ा और सबसे ऊंचा भाग है और यहीं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी स्थित है। ये टेबल आपको एकदम रट लेनी है। अरावली की 5 सबसे ऊंची चोटियां। नंबर 1 पर गुरु शिखर 1722 मीटर सिरोही, दूसरे पर सैर 1597 मीटर, ये भी सिरोही में, तीसरे पर दिलवाड़ा 1442 मीटर, ये भी सिरोही में, चौथे पर है जरगा 1431 मीटर उदयपुर में और 5वें पर अचलगढ़ 1380 मीटर, ये भी सिरोही में है। तो आप देख सकते हैं टॉप 5 में से 4 चोटियां तो अकेले सिरोही जिले में हैं। अरावली क्षेत्र में कुछ स्थानीय नाम हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। भाकर, पूर्वी सिरोही क्षेत्र में जो तेज ढलान वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। इसी तरह उदयपुर के चारों ओर तश्तरी जैसी पहाड़ियों को गिरवा और उत्तर पश्चिमी उदयपुर की पहाड़ियों को मगरा कहा जाता है। अब हम अरावली के पूरब में चलते हैं और राजस्थान के तीसरे भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश में प्रवेश करते हैं। इसे राजस्थान का अन्न का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ राज्य की सबसे ज्यादा आबादी रहती है। ये वो इलाका है जहाँ नदियों ने अपनी लाई हुई मिट्टी से एक हरा भरा मैदान बना दिया है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस मैदान का निर्माण नदियों ने किया है और इसे समझने के लिए हम इसे 3 प्रमुख नदी परिवारों या बेसिन्स में बांटते हैं: चंबल बेसिन, बनास बाणगंगा बेसिन और दक्षिण में माही बेसिन। ये तीनों बेसिन मिलकर इस क्षेत्र की कृषि और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। चंबल बेसिन की एक बहुत ही अनोखी विशेषता है बीहड़ या डांग क्षेत्र। चंबल नदी अपने तेज बहाव से मिट्टी का बहुत गहरा कटाव करती है, जिसे अवनालिका अपर्दन या गली रोजन कहते हैं। इससे उबड़ खाबड़ गहरी घाटियों वाली जमीन बन जाती है, जिसे बीहड़ कहते हैं। ये सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। पूर्वी मैदान के दक्षिणी भाग को, जो माही नदी द्वारा बनाया गया है और मुख्य रूप से बांसवाड़ा और डूंगरपुर में फैला है, उसे एक और नाम से जाना जाता है, छप्पन का मैदान। ये नाम भी एग्जाम के लिए याद रखना जरूरी है।
और अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हैं, राजस्थान का चौथा और आखिरी भौतिक प्रदेश, हाड़ौती का पठार। ये पठार असल में मध्य प्रदेश के मालवा पठार का ही एक हिस्सा है और इसकी कहानी ज्वालामुखी से शुरू होती है। इसका निर्माण लावा के बहने से हुआ है, जो इसे बाकी राजस्थान से बिल्कुल अलग बनाता है। हाड़ौती पठार को मुख्य रूप से 2 भूवैज्ञानिक भागों में बांटा गया है। पहला है दक्कन लावा पठार, जो बेसाल्टिक लावा से बना है और यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जो कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। ऊपरमाल का पठार इसी का हिस्सा है। दूसरा भाग है विंध्यन कगार भूमि। ये बलुआ पत्थर से बना एक कगार क्षेत्र है और यहीं पर महान सीमाभ्रंश या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी मौजूद है। हमने चारों प्रदेशों को समझ लिया है, तो चलिए अब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्दों का एक क्विक रिवीजन करते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी हैं। राजस्थान के प्रमुख पठार जल्दी से देखते हैं। उड़िया पठार सिरोही में राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर। भोराट का पठार गोगुंदा से कुंभलगढ़ के बीच दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। आबू पठार सिरोही में तीसरा सबसे ऊंचा। मेसा पठार चित्तौड़गढ़ में, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना है। और लसाड़िया का पठार सलुम्बर में जयसमंद झील के पूरब में स्थित एक कटा फटा पठार है। चलिए आपकी मेमोरी टेस्ट करते हैं। एक सवाल, उदयपुर में रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच जो साल भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र है, उसे क्या कहते हैं? सोचिए। सही जवाब है देशहरों। उदयपुर के पास रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का ये हरा भरा क्षेत्र देशहरों कहलाता है। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। तो ये थे राजस्थान के 4 भू आकृतिक प्रदेश। अगर आपने इन्हें अच्छी तरह समझ लिया है तो इंतजार कीजिए जब आप देखेंगे कि ये अलग अलग परिदृश्य राजस्थान की जलवायु को कैसे प्रभावित करते हैं। हमारी अगली क्लास को मिस न करने के लिए हमें फॉलो करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।